अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट युसरा बलोच और आप देख रहे हैं रोही एट 10। हमेशा हर इंसान की कोशिश होती है, जैसे उनकी सुबह का आगाज़ होता है तो एक नई जस्तजू के साथ वो अपने सफ़र पर चल पड़ते हैं कुछ नया कुछ सीखने के लिए। फिर वो चाहे नया ख़याल हो, तजर्बा हो या फिर कोई नया लफ्ज़ हो। तो इसी की जस्तजू में हमने भी कोशिश की कि हम भी कुछ नया सीखें। हमारी रोज़ ही कोशिश होती है कि नई न्यू से न्यू लर्निंग की एडिशन आपकी लाइफ में भी हो और हमारी लाइफ में भी हो। इसी पे आज हम बात करेंगे एजुकेशन पे, और एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है और दूसरा किस तरह से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करते हैं, और दूसरा ये कि क्या बाकी एजुकेशन है सिर्फ वो एक जॉब हासिल करने के लिए ही रखा गया है उसको, या शख्सियत साजी में भी उसका कोई किरदार है। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उसामा बशीर, एजुकेशनिस्ट हैं। सर वेलकम करते हैं आपको शो में। थैंक यू जी। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र। उसके साथ हम कुछ करंट अफेयर्स पे और जो हफ्ते भर की स्टोरीज रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शकील सुल्तान मौजूद हैं। शकील, आपको वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर सबसे पहले तो इस बात पे बात करते हैं, क्या तालीम सिर्फ नौकरी हासिल करने का एक वो बन चुकी है, या इसका शख्सियत साजी में भी कोई किरदार है, या हम कुछ इस पे भी फोकस करते हैं? एजुकेशन की मैम जिस वक्त हम बात करते हैं तो यूनेस्को के अगर हम रीज़न्स देखें कि क्यों एजुकेशन इम्पॉर्टेंट थी, तो यूनेस्को हमें बताता है कि एजुकेशन का आपकी इकोनॉमी के ऊपर और आपके सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट के साथ लिंक्ड है दुनिया के अंदर। जब हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो WHO कहता है कि इसके बहुत सारे हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं। UNO की अगर हम जनरली बात करें तो बड़ा चर्चा हम सुनते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, तो ये 4th नंबर पे SDG का पार्ट है एजुकेशन। और 4th नंबर पे इसको इसलिए रखा गया कि जो बाकी बहुत सारे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो दुनिया समझती है होने चाहिए, उनको सपोर्ट करता है। तो ऐसा सोचना या ऐसा समझना कि डिग्री जो है वो सिर्फ रोज़गार हासिल करने के लिए होनी चाहिए, ये तो एजुकेशन सिस्टम जब डिवाइस किया गया था ना तब किसी की सोच थी और ना ही आज के दिन में किसी भी तरक्की याफ्ता माशरे की कोई ऐसी सोच है। और जितने लोग और जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने इस पे बात की, इस पे काम किया, उनके ऑब्जेक्टिव्स में से कहीं पर भी कोई एक इसको मेजर ऑब्जेक्टिव बना के पेश करना नहीं है। ठीक है, वन ऑफ दी ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है, लेकिन प्राइम ऑब्जेक्टिव कहीं पर भी किसी भी तरह से किसी भी माशरे का उसको रोज़गार के साथ सिर्फ लिंक करना नहीं था। तो एक अच्छा माशरा तश्कील देना, एक हेल्दी माशरा तश्कील देना, उसके अंदर एक इकनॉमिक कंपटीशन डेवलप करना, वहाँ के अंदर कल्चरल वैल्यूज़ को प्रमोट करना और उस माशरे को बेहतरीन लोगों के बेहतरीन तरीके से रहने के काबिल बनाना जो है वो प्राइम ऑब्जेक्टिव था। बाकी अगेन रोज़गार लेना, डिग्री, साइंस, टेक्नोलॉजी, वो उसके साथ लिंक्ड होते गए जी। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसमें आपको लगता है कोई किरदार साजी पे भी कोई तवज्जो दी गई है अभी तक? पहले तो हमें ये देखना होगा कि क्या हमारा तालीमी निज़ाम ठीक लाइंस पे भी चल रहा है या नहीं। तो देखिए 25 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं आउट ऑफ स्कूल्स हैं, और आप किरदार साजी की अगर बात करें तो 35% बच्चों को तो आपने पाकिस्तान में वैसे ही एजुकेशन का राइट डिनाई कर दिया। तो 35% आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो कि सेकंड लार्जेस्ट हैं दुनिया के अंदर। तो इसके साथ अगर आप समझें कि किरदार साजी पर हम तवज्जो दे भी लेंगे बाकी 65% की, तो हमें मतलूबा नताइज मिल जाएंगे किरदार साजी के, तो नहीं मिल सकते। हमारा फोकस जो है सबसे पहले वो ये होना चाहिए है कि हम बच्चों को आउट ऑफ स्कूल जो स्टूडेंट्स हैं, और ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ उन बच्चों की जो 5 से 16 साल के दरमियान हैं। सो इससे ज़्यादा मतलब ये वो एज है जो आप समझें कि मैट्रिक तक के स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं। अगर आप इसके बियॉन्ड जाएं कि इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और मास्टर्स की तरफ देखें तो वो तादाद और वो स्टैटिस्टिक्स इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। सो प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है अभी हमारा वो तो यही होना चाहिए, और मेरा ख़्याल है कि गवर्नमेंट को इसी पर ही फोकस करना चाहिए कि वो किसी तरह से इस नंबर को कम से कम करे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं उनके लिए स्कूल्स के दरवाजे ओपन हों और उनके लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों। फिर उसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि हम ये देखें कि वो कितनी किरदार साजी की जा रही है और कितनी किरदार साजी नहीं।
इस वक्त जो इमीडिएट नीड है वो इस नंबर को फोकस करने की है कि आपका नंबर बहुत ज़्यादा है जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है। सर इसमें इन दिनों जो हुकूमत ने प्राइवेटाइजेशन की, मतलब हम बात कर रहे होते हैं कि बच्चों की किरदार साजी पर बात हो, अपॉर्चुनिटीज़ पर बात हो, स्कूल की प्राइवेटाइजेशन ने पेरेंट्स को, टीचर्स को बड़ा कंफ्यूज कर दिया है। उनको लगता है कि हुकूमत जो है वो स्कूलों से हाथ उठा रही है। तो ये जो पेरेंट्स की कन्फ्यूजन है, एक तरफ हम बात करते हैं कि बच्चों को स्कूल लाओ, पेरेंट्स समझते हैं कि बस हुकूमत ने हाथ उठा लिया है, इसमें क्या फ़ायदा मिल रहा है या क्या नुकसान हो रहा है? सर देखिए, जो आपने जिस तरफ निशानदेही की, ये अभी तो सबसे पहली स्टेज पे ये पंजाब में ये फिनोमेना डेवलप हुआ जहाँ पे एक ऐसी पार्टनरशिप या एजुकेशन रिफॉर्म इस तरह से लाने की कोशिश की गई कि एक तो वो जो 1.5 लाख के करीब असातिज़ा की खाली असामियाँ थी वो उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से उस चीज़ से निकल जाएं, और दूसरा ऐसे स्कूल्स जो उनको लगता है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे वहाँ पर सरकारी स्कूल, उनको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत कुछ इस तरह से चलाया जाए कि कुछ गवर्नमेंट उनको सपोर्ट दे दे और बच्चे जो हैं वहाँ पर फ्री पढ़ सकें। एजुकेशन जो है ना शकील साहब, ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि एक गोल्स है, बहुत सारे गोल्स में से एक गोल है लिटरेसी, ठीक है। तो लिटरेट होने का मतलब पढ़ा लिखा होना बिल्कुल नहीं है। सो शायद इससे हम वो लिटरेसी का गोल तो अटेन कर पाएँ। वो जो हम कभी सुनते थे कि लिटरेट वो है जो अपना दस्तखत कर सकता हो या अपना नाम लिख सकता हो। सो उस तरह के गोल्स तो शायद इस तरह के स्टेप्स लेने से हम अटेन कर पाएँ। देखिए, वो जो अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो हो रही है, जो आपने सुना, उसमें एक बड़ी कन्फ्यूजन ये भी है कि ये कितने अरसे तक चलेगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा फिनोमेना ये भी है कि हमारी पॉलिसी सस्टेनेबल नहीं होती। सो उस नॉन कंसिस्टेंसी और सस्टेनेबिलिटी के एक फियर की वजह से लोग प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। देखिए, बिजनेसमैन जो है ना, क्योंकि ये बिज़नेस मॉडल बन जाएगा ना जब गवर्नमेंट इससे निकलेगी और प्राइवेट लोगों को इन करेगी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दे के, तो एक बिज़नेस मॉडल बनाएंगे लोग। और बिज़नेस मॉडल तब तक सक्सेसफुल बिज़नेस मॉडल नहीं बनेगा जब तक क्लैरिटी नहीं होगी कि कितने अरसे तक ये चलेगा, क्या आने वाली गवर्नमेंट इसको तब्दील तो नहीं कर देगी, क्या इस तरह का कोई इंटरनल या एक्सटर्नल प्रेशर। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे काम सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए भी हुआ करते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं होते, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं होते सर। ट्रू। अच्छा सर, ये भी थोड़ा सा बताएं कि जो डिग्री लेने के बाद स्टूडेंट्स होते हैं, क्या वो अपनी अमली ज़िंदगी के लिए भी तैयार होते हैं? अगर आप पाकिस्तान की बात कह रही हैं मैम, स्पेशली हम चूँकि इस एक ख़ास सिनेरियो में हैं, तो आपको हमारा बहुत कम फोकस है अभी तक। देखो, हमारा बड़ा गैप है इंडस्ट्री और एकेडेमिया के अंदर। हमारे चैम्बर्स में कोई ऐसा डेस्क नहीं है, बड़े बड़े शहरों के चैम्बर्स में भी, कि जो डील कर रहा हो, जो गाइड कर रहा हो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को कि आपने किन लाइंस पर अपने कुछ स्पेसिफिक डिग्री होल्डर जो स्टूडेंट्स हैं उन बच्चों को तैयार करना है। सो ये जब तक ये गैप क्रिएट ख़त्म नहीं होगा, ब्रिज नहीं होगा और ये रहेगा, उस वक्त तक स्टूडेंट्स को अमली ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना बहरहाल करना पड़ेगा। सो एक बड़ी जो अहम वक्त की ज़रूरत है वो ये है कि इंडस्ट्री को और एकेडेमिया को हमें करीब लेके आना है। फिर हमें कुछ मॉडर्न एजुकेशन देनी है बच्चों को। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि पिछले 2-3 सालों में कंप्यूटर्स और एआई का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हम देखें कि शायद 70-75% तक बच्चे जो हैं वो कुछ ख़ास टेक्नोलॉजी के और एआई के कोर्सेज को चूज़ कर रहे हैं। इससे एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक का एक पैटर्न ये रहा है कि वो 10, 15, 20 साल की रिसर्च करके उसको पब्लिक कर देते हैं कि हमें आने वाले दिनों में किन किन ट्रेड्स में किस तरह के लोगों की ज़रूरत होगी। सो स्टूडेंट अपनी पोटेंशियल को असेस करके वो स्पेसिफिक ट्रेड ऑप्ट कर लेता है। उनको पता है कि आपको आने वाले दिनों में कितनी लेबर चाहिए होगी, कितने प्लम्बर चाहिए होंगे, कितने टेक्नीशियन चाहिए होंगे, कितने लोग मेडिकल में चाहिए होंगे, कितना पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए होगा। इस तरह की रिसर्च दुनिया में होती है जिससे जो पब्लिक होती है, और स्टूडेंट्स उसको सामने रखते हुए अपने करियर पाथ को चूज़ करते हैं। चूँकि हमारे पास ऐसे स्टैट्स नहीं हैं, एक ट्रेंड बन जाता है और उस ट्रेंड को लेते हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने करियर पाथ चूज़ करते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि
एक वक्त में मार्केट जो है वो आप समझें कि वो ओवरफ्लो वाला सिनेरियो क्रिएट हो जाता है कि उतने उस डिग्री में, ख़ास डिग्री में लोग चाहिए नहीं होते जितने वो डिग्री कर चुके होते हैं। और फिर वही रोना होता है कि अपने वक्त में तो हमने सोचा ये था कि हम ये करके। और दूसरे से ये भी तो देखने को मिलता है ना, मेजॉरिटी पाकिस्तान में जो बच्चे होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी का ड्रीम आगे लेके चल रहे होते हैं, तो उनसे जब सवाल किया जाता है कि आपका खुद का इंटरेस्ट क्या था, वो कुछ और होते हैं। ट्रू। तो वो उस प्रोफेशन में कैसे रोल प्ले कर सकते हैं जब उनका इंटरेस्ट ही नहीं था? आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया जी। मैं समझता हूँ कि हमें बड़ा अर्ली लेवल पे, और आई एम वन ऑफ द प्रोपोगेटर्स जो ये कहते हैं कि हमें बड़ा टाइमली बच्चों की साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स करनी चाहिए। स्कूल में हमारे पास एक बच्चा जो है वो तकरीबन 13 साल के लिए आता है। अगर हम उसका पाथ देखें, एजुकेशनल पाथ देखें, तो वो अर्ली ईयर्स लाइक प्ले ग्रुप टू ऑनवर्ड्स मैट्रिक तक वो तकरीबन 13 साल एक इदारे में गुजारता है। सो ये 13 साल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी पर्सनैलिटी को बनाने में और आगे उसके कैरियर की तरफ उसको लेकर जाने में। तो बहुत कम एफर्ट अभी तक इंटेंशनली इस तरह की गई है कि स्टूडेंट्स की कुछ साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स इस तरह की कर ली जाएं कि उन 13 सालों में हम उसका गेज करें इंटरेस्ट के, वो इंटरेस्ट हैं क्या, और फिर उसके इंटरेस्ट के मुताबिक उसको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके हम दें कि उसके अंदर जो स्किल्स हैं वो परवान चढ़ें और हम उसको उस जगह तक ले जा सकें जहाँ तक बेसिकली उस बच्चे को जाना चाहिए, जिस तरह का पोटेंशियल उसमें मौजूद है। सो ड्रीम आगे लेकर जाने की मकसद और वजह ही ये है कि उस बच्चे को किसी भी तरह से अवेयर ही नहीं किया जाता। वो जो हम सुनते थे ना, या हम पढ़ते थे कि इल्म आगे ही देती है, तो वो आगे ही उसको टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है उसकी तो शायद हो जाए, लेकिन उसकी क्रिएशन का मकसद क्या है अभी तक हमारा निज़ाम तालीम उसको उसकी आगाही देने में नाकाम रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये सिस्टम की नाकामी है। बच्चा बेचारा इस पोजीशन में नहीं होता कि हम उसको इल्ज़ाम दें कि ये उसकी पार्ट पे, ये फेलियर हमारे निज़ाम के पार्ट पे। उसमें हम सब लोग शामिल हैं, हम सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, इसमें हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। डेफिनेटली पेरेंट्स तो एक मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं, खासकर एक ऐसे एनवायरनमेंट में। अब अगर आप अगेन पाकिस्तान की बात करें तो हम अगर रफ़ कैलकुलेशंस, क्योंकि हमारे पास कहीं भी बहुत सारे सर्वेज तो होंगे, डाटा भी होगा, लेकिन डिजिटल डिवाइड और हमारे रिसोर्सेज और हमारा सिस्टम पे ट्रस्ट इतना है कि हमें बहुत सारे जो अंदाज़ों से काम चलाने पड़ते हैं। सो मेरा अंदाज़ा ये है, अगर हम पंजाब की खासकर बात कर लें, कि तकरीबन 50% बच्चा जो है वो प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम में पढ़ता होगा और तकरीबन इतने ही बच्चे जो हैं वो सरकारी पब्लिक सेक्टर में पढ़ते होंगे। सो अगर हम इसी स्टैट को ही मद्देनज़र रख लें, ये 5-10% ऊपर नीचे भी हो जाए, तो इसमें हमारे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल था कि हम अगर गवर्नमेंट को तो ब्लेम करें कि गवर्नमेंटल पॉलिसी उधर से आती है, तो प्राइवेट इदारों में तो हम खुद जाते हैं। जब हम खुद जाते हैं, अभी हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू वो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हम एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे थे, अभी हमारे साथ शकील हैं। शकील से बात करते हैं। शकील, पाकिस्तान का जदीद तरीन फतह 2 मिज़ाइल सिस्टम का कामयाब तजर्बा, इसके ऊपर क्या कहेंगे, इस सक्सेस के ऊपर? जी बिल्कुल, इस वक्त हम ये पाकिस्तान आर्मी की फ़तेह है, और न सिर्फ पाकिस्तान आर्मी बल्कि हमारी ओवरऑल पूरी नेशन की, पाकिस्तान की फ़तेह है। और हमारा ये डिफेंस सिस्टम है, इसमें मुसलसल हमें जिद्दत तो हासिल करना होगी, चाहे वो दुश्मन से दिफा हो या दुश्मन को जवाब हो। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है ओवरऑल हम देखें तमाम मुल्कों के दरमियान, ख़ास तौर पर वो मुल्क जो इस वक्त जंग की सिचुएशन में हैं, तो अब लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनका मॉडर्न होना और उनका मजबूत होना कितना ज़रूरी है। तो अब पाकिस्तान की ये जो मिज़ाइल सिस्टम एक कामयाब तजर्बा किया गया, ये एक ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है बेसिकली तमाम फ़ौजियों की ट्रेनिंग के लिए और अपने दुश्मन को जवाब देने के लिए, अपने जितने भी टेक्निकल इनकी रिफॉर्म्स हैं उनके लिए ये एक बड़ा ही कामयाब तजर्बा किया गया है। और इसको बड़ा सराहा जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी और फोर्सेस के जितने सरबराहान हैं उनकी जानिब से भी, सदर पाकिस्तान की जानिब से भी। इससे हमारे जो फ़ौजी हैं जो इस तरह के मिशंस में हिस्सा लेते हैं, डिफेंसिव सिस्टम में जितने भी हिस्सा लेते हैं, उनकी ट्रेनिंग में एक भरपूर किरदार होगा।
और इसमें जदीद जो है वो चीज़ें शामिल की गई हैं, ख़ास तौर पर डिफेंस के हवाले से। तो ये कामयाब तजर्बा है और पाकिस्तान आर्मी के लिए भी फ़ख्र है और ओवरऑल पूरी नेशन के लिए भी फ़ख्र है। नेशन के लिए भी बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है डेफिनेटली। अच्छा, जब पाकिस्तान की बात हो तो डेफिनेटली बॉर्डर शेयर करते हैं भारत के साथ, भारत की बात ना हो ये कैसे मुमकिन है। भारत की हवाबाजी की 95% जो सनत है वो बंद हो जाने के दहाने पर है, उस पर क्या आपका टेक है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इस वक्त ख़ास तौर पर बात तो शुरू हो गई ईरान और अमेरिका की जंग से। पूरा खिता ही मुतासिर हो रहा है और एक तरफ जहां महंगाई ने लपेटा, हम पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान ही महंगाई की लपेट में आया है, चीज़ें सस्ती करो, चीज़ें खोल दो। ऐसा नहीं है, दूसरे कंट्रीज़ भी इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। और आपने बात की कि अगर हमारी कोई बात हो रही है तो साथ में जो हमसाया है उसकी भी हो रही होती है हर तरह से। और इन दिनों हम दोनों पर ही नज़र रखे हुए हैं, जहां पाकिस्तान की ख़बरों पर नज़र रखते हैं वहीं हम इंडिया की ख़बरों पर भी नज़र रखे हुए हैं। और इंडिया की ये जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो भी बहुत हद तक मुतासिर हुई है और रिपोर्ट्स कहती हैं कि समर के पीक में, ठीक है, इनको एक बड़े नुकसान का जो है वो ख़तरा भी मौजूद है एयरलाइन इंडस्ट्री को। अच्छा। क्योंकि इस वक्त जो आबनाए हुर्मुज़ बंद है उसकी वजह से जो फ्यूल प्राइसेस बढ़ी हैं वो असर डाल रही हैं बहुत ज़्यादा। अब इंडिया की जितने वो जो लॉन्ग रूट्स हैं वो इन्हें बहुत महंगे पड़ रहे हैं, ठीक है। और इस वक्त जो उनका टर्बाइन फ्यूल है उसकी किल्लत पैदा हो रही है। ये चीज़ उन्हीं की रिपोर्ट्स ही कह रही हैं कि इस वक्त उनकी जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो बंद होने के दहाने पर खड़ी है। पूरा खिता ही मुतासिर है और इस वक्त जो इंडिया की जो एयरलाइन इंडस्ट्री का जो बंद होना है वो न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके थ्रू जितने भी सफ़र हो रहे हैं, ठीक है, वो ओवरऑल सारे मुतासिर हो सकते हैं। इस वक्त हम काफ़ी लोग ऐसे हैं, अगर हम पाकिस्तान में देख लें, कुछ लोगों ने ट्रैवल करना था, कुछ लोगों की टिकट्स लगनी थी, कुछ स्टूडेंट्स ने बाहर जाना था, उन्होंने ये चीज़ें अपनी रोक दी हैं। क्यों जी? प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं। ऑफ कोर्स अपने हुर्मुज़ बंद होने से तमाम जो है वो उससे लिंक जितने भी लोग हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, तो उसमें एक मुतासिरीन में से इंडिया भी है, ठीक है। और अगर ये इसी तरह रहता है मुसलसल, ये जिस तरह ताख़ीर चल रही है, आपने हुर्मुज़ भी नहीं खुल रही और उसके फ्यूल प्राइसेस भी बढ़ती जा रही हैं, तो समर के पीक में ये मुकम्मल तौर पर बंद हो सकती है। तो ये एक हमसाए मुल्क के लिए तो बड़ी ख़तरे की घंटी है, लेकिन साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी है जो फ़ज़ाई सफ़र कर रहे हैं। बाकी लोगों के लिए भी है। जब भारत की बात हुई है तो फिर चाइना की बात कैसे ना हो, हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है चाइना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मई में दौरा करेंगे, क्या आपका क्या लगता है कि जो चाइना का दौरा है मई में होने जा रहा है, किस हवाले से होगा, क्या बातचीत? अच्छा, ये बड़े अहम टाइम में, बड़े नाजुक टाइम में, ये नाजुक टाइम में चाइना का जो है वो टूर आया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से। मई में एक्सपेक्टेड है, फर्स्ट वीक में हो सकता है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मुख्तलिफ अमूर पर बात होगी, इक़्तिसादी ताउन भी है, जितने भी चाइना के साथ हमारे चल रहे हैं मुआहदे, लेकिन एक ऐसा टाइम जब जंगें लगी हुई हैं, जब तमाम मुल्क, कोई मुल्क एक दूसरे को दोस्त की तरफ से देख रहा है, कोई एक मुल्क दूसरे को सालस के तौर पर देख रहा है, कोई मुल्क एक दूसरे को दुश्मन की तौर पर देख रहा है, उस टाइम में एक ऐसे कंट्री का दौरा जो किसी के लिए तो ख़तरा है, किसी के लिए तो वो दोस्त है, तो ये बड़ा अहम टाइम में ये दौरा किया गया। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये फ़ायदेमंद होगा क्योंकि कई हमारे जो हैं वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती एक मिसाली दोस्ती ही कही जाती है, ठीक है। और हर तरह से चाइना जो है वो पाकिस्तान की सपोर्ट में रहा है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि बेहतर रिजल्ट्स होंगे हमारे लिए भी और ओवरऑल हमारी डेफिनेटली बेहतर नताइज निकलेंगे। अच्छा शकील, सऊदीया पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब चाइना पे बिगड़ ली, भारत पे बिगड़ ली, तो डेफिनेटली सऊदीया को हम इग्नोर नहीं कर सकते। उसके साथ हमारा सिक्योरिटी पैक्ट भी हुआ है और ख़ासा अहम है अभी हमारे लिए सऊदीया, वैसे भी अहम रहा है। अच्छा, सऊदी वली अहद के ज़ेर सदारत GCC का इजलास हुआ है, आबनाए हुर्मुज़ की बहाली और खित्ते के अमन के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? अभी मिडल ईस्ट और दूसरा सऊदीया, अमन एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन गई है उनके लिए। पहले शायद ताल्लुकात और हालात मुख्तलिफ थे, अभी आबनाए हुर्मुज़ जो है उसने मानना पड़ेगा कि दुनिया को एक तरह से रोक के दिखा दिया है, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे आप?
अच्छा, इस इजलास की जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें जो हमने देखा वो फोकस जो है वो आबनाए हुर्मुज़ की बहाली और अमन ही रखा गया, क्योंकि ईरान ने जितने भी मिसाइल हमले किए उस पर बड़ी तशवीश रही, ठीक है, और उनके जो ताल्लुकात थे वो उन पर बड़ा असर पड़ा। तो जितनी भी खलीजी ममालिक के सरबराहान थे उन्होंने इस चीज़ पर बड़ा फोकस किया है और अपनी दिफा पर बात की है उन्होंने ये वाज़िया किया है कि जो मिसाइल हमले किए गए अब वो ममालिक अपने दिफा का हक भी रखते हैं, ठीक है। ये जो उनका बयान है ना कि दिफा का हक भी रखते हैं, ये अब उनके एक रिस्पॉन्स को जाहिर कर रहा है कि वो अब इस चीज़ का रिस्पॉन्स भी दिखा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं आबनाए हुर्मुज़ की वजह से। उसकी बहाली पर भी उन्होंने गौर किया। और दूसरा है खिते में अमन ज़रूरी है, ठीक है, चाहे वो हमारी तरफ हो या दूसरे ममालिक की तरफ हो, अमन होगा तो ही इनकी जो तरक्की है, जो मुआहदे चल रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ, जो लेन देन चल रहे हैं वो बहाल रह सकेगा, इन्वेस्टमेंट बहाल रह सकेगी। अमन नहीं होगा तो सब कुछ रुका रहेगा। इनके इजलास का फोकस ही बेसिकली आबनाए हुर्मुज़ की बहाली और उनका अमन की बहाली थी। और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ और फैसले भी लिए हैं अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। कुछ लॉन्ग टर्म्स प्लान हैं उनको आगे बहाल रखने के लिए। लेकिन ईरान के जो मिसाइल हमले हैं उन पर दिफा करने के लिए भी उन्होंने कुछ प्लान रखे हैं। अब वक्त के साथ साथ देखते हैं कि तमाम ममालिक के सरबराह उसमें शरीक हुए हैं कि वो किस तरह से ईरान के इन हमलों को मज़ीद आगे लेके चलते हैं। और लेकिन आबनाए हुर्मुज़ का बंद रहना वो तो हमेशा ही मुसलसल ही उनके लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी एक तलवार तो लटकी हुई है। डेफिनेटली शकील, ऑयल प्रोडक्शन अब ज़रूरी है। सऊदीया एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है, बट आबनाए हुर्मुज़ भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पैसेज है। उसके बगैर आई थिंक ये ऑयल प्रोडक्शन भी काम नहीं चलेगा इससे। तो आबनाए हुर्मुज़ मजबूरी भी बनी हुई है इस वक्त तमाम दुनिया की, और इस वक्त डेफिनेटली ईरान कहीं ना कहीं उसको कैश कर रहा है एक उसके तौर पर, अपने आप को मजबूत भी उसी से उसने किया हुआ है। तो क्या लगता है कि चांसेस क्या हैं फर्दर आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर? अच्छा, ये आबनाए हुर्मुज़ दरमियान में थोड़ी देर के लिए जब ओपन हुई तो एक पाकिस्तान की कामयाबी थी कि वो उस वक्त दौरे भी कर रहे थे, हमारे मार्शल भी और वज़ीर आज़म भी, और उसी दरमियान ना आबनाए हुर्मुज़ को बहाल किया गया, लेकिन दोबारा फिर बंद हो जाना। अब ये इन दोनों ममालिक के दरमियान तनाव जब तक बरकरार है, जब तक दोनों की जानब से जो तजावीज़ दी गई हैं, ईरान की तजावीज़ कुछ और हैं, अमेरिका की कुछ और हैं, जब तक पाकिस्तान की सालसी भी चल रही है, जब तक दोनों कहीं ना कहीं गुंजाइश पैदा करके एक दूसरे की नहीं मान लेते तब तक तो चीज़ें नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम रिसेंटली देखें जो पहला राउंड हुआ मुज़ाकरात का, उसमें एक अचानक तो चीज़ें नहीं हो सकती, स्टेप बाय स्टेप होंगी, ठीक है, 24 घंटे में चीज़ें नहीं हो सकती। फिर दूसरा भी मुतवक्के होने जा रहा था, लेकिन ईरान आया, उन्होंने फिर अपनी तजावीज़ रखी, ठीक है। लेकिन ईरान की जो स्टेटमेंट है कि अमेरिका की जानब से जो कंडीशंस रखी गई हैं वो गैर माकूल हैं, नामुनासिब हैं, हम उनको नहीं मान सकते। जब तक ये दोनों कंट्रीज़ की जानब से इस तरह टोटली सिचुएशन अगेंस्ट रहेगी एक दूसरे के, तब तक तो हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कुछ बेहतर, कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं हो सकती। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स का और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इस चीज़ को भी कवर कर रहा है कि बैकडोर राब्ते जारी हैं, वो तो चलते रहेंगे ना, चलते रहेंगे, और हम उम्मीद भी कर सकते हैं कि अभी भी बहुत सारे चांसेस हैं कि बेहतरी की तरफ जाएंगे। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हम सऊदीया और ईरान के इशू के ऊपर बात कर रहे थे, आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर। अभी हम थोड़ा एजुकेशन की तरफ चलते हैं, सर से बात करते हैं। सर, वालदैन के ऊपर बात कर रहे थे हम। वालदैन का जो किरदार है बहुत मेजर रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स की लाइफ में, और बहुत सारे बच्चों को हमने यही देखा होता है कि वो अपने पेरेंट्स को ड्रीम को परसू कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि हम बेसिकली कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, बट उसके फादर चाहते हैं आपने डॉक्टर बनना है। और एक आपने भी नोटिस किया होगा कि अगर एक ट्रेंड फैमिली में चल रहा है कि कोई डॉक्टर बनना है तो वो सभी उसी के पीछे डॉक्टर बनते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है। कोई CSP अगर किसी के, अच्छा दूसरा ये भी बहुत बड़ा इशू होता है कि किसी के फादर अगर CSP ऑफिसर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं,
तो वो डेफिनेटली कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा भी उसी फील्ड में आए और उसी फील्ड में आके अच्छा परफॉर्म करे। तो ये तो मुमकिन नहीं हो सकता कि बच्चे के, हर इंसान की सलाहियत, माइंडसेट, सोच डिफरेंट होती है, इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं। तो हमें थोड़ा सा पेरेंट्स को भी बताना चाहिए कि इस चीज़ को उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बच्चे के इंटरेस्ट को देखना चाहिए। लेकिन जी पेरेंटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और दुनिया में पेरेंटिंग पढ़ाई जाती है। अब माशरों की तश्कील में पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। और एजुकेशन का प्रोसेस जो है, जब आप उस हदीस को कोट करते हैं कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो, तो बेसिकली जो आपके हसूल इल्म का प्रोसेस है वो जेन्युइनली माँ की गोद से शुरू हो जाता है। हम एक ऐसे माशरे में अपने बड़ा अच्छा निशानदेही की कि अपने हम ख्वाब जो हैं वो बच्चों पर थोपने की कोशिश करते हैं, और जो कमियां किसी वक्त में कई दफ़ा, हर दफ़ा ये नहीं है कि वो जो गोल खुद अचीव किए बच्चों को भी उन्हीं टारगेट्स पर लगा दें। ये शायद आप 5, 7, 10% पेरेंट्स की बात कर रहे होंगे। बाकी 80-90% पेरेंट्स में जो कमियां या चीज़ें हम किसी वजह से अटेन नहीं कर सके, हमारी ये ख्वाहिश होती है कि बच्चे उन लेवल्स को अटेन करें। सो अगर जेन्युइनली देखा जाए तो ये एक अच्छी बात तो है कि हम अपने बच्चों को अपने से आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन जो मेथड उसके लिए हम अडॉप्ट करते हैं वो मेथड ठीक नहीं है, जिसमें अगेन आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि हम अपने ख्वाब जो हैं वो कोशिश करते हैं कि बच्चों के ज़रिए जो हैं वो पूरे हों। तो एजुकेशन का प्रोसेस एक तो स्टार्ट हो गया माँ की गोद से, और जब हमने उसको किसी तालीमी इदारे में भेजना शुरू किया तो उस वक्त वो एक ट्रायंगल बन गई, और उस ट्रायंगल में फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट और पेरेंट तीनों यकजा हो गए। तो एक हमारा एक माशरती अलमिया ये भी है कि हम बच्चे को तालीमी इदारे में भेजने के बाद दस्तबरदार हो जाते हैं, फिर हम उसकी लैंग्वेज से लेके उसकी एकेडमिक तक हम समझते हैं कि, और उसके जनरल बिहेवियर्स, तो हम ये समझते हैं कि ये अब तालीमी इदारे की ज़िम्मेदारी थी कि वो इनके ऊपर काम करे। और हम ये एक फैक्ट भूल जाते हैं कि बच्चा जब किसी तालीमी इदारे में जाता है तो वो अपने वक्त का सिर्फ 20 से 25% हिस्सा उस इदारे में गुजारता है, बाकी 75% वक्त वो अपने वालिदैन के साथ और अपने दोस्तों के साथ और अपने इलाके में गुजारता है। सो जो टाइम वो तालीमी इदारे में दे रहा है, जब तक वो मैच नहीं करेंगे वो गोल्स उसके घर में जाने के बाद, उस वक्त तक वो गोल अचीव नहीं होंगे। सो एक ऐसा पैटर्न डेवलप करने की ज़रूरत है जहाँ पर वालिदैन, तालीमी इदारा और बच्चा एक पेज पर हों और सब अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करें। और ये जिम्मेदारियाँ कभी भी आइसोलेट नहीं हो सकती हैं, आप किसी एक वक्त में किसी एक को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये तो पॉसिबिलिटी है कि जब बच्चा तालीमी इदारे में चला गया तो उस वक्त वालिदैन का रोल थोड़ा कम हो गया, लेकिन रोल बाहर हाल मौजूद है। अच्छा, एक और बात जो अभी हम ब्रेक से पहले कर रहे थे और वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे प्राइवेट तालीमी इदारों में जाते हैं, और शायद हमारा सोचना या समझना ये है, मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ, तो हो सकता है कोई मेरी बात से इख्तिलाफ़ कर ले, लेकिन शायद हमारा सोचना ये है कि जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं वहाँ पर एजुकेशनल या एकेडमिक डिलीवरी बहुत बेहतर है, जिसलिए कॉन्शियस पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को ऐसे इदारों में भेजते हैं। लेकिन जब हम अपने बच्चों को ऐसे इदारों में भेजते हैं तो हम ख़ास तवक्कुआत के साथ भेजते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वो इदारे सिर्फ उन्हीं तवक्कुआत को पूरा करने की कोशिश करते हैं, वो एक ब्रॉडर लाइन में बच्चे के ऊपर काम नहीं करते। बहुत कम ऐसे इदारे होंगे जो एक होल पर्सनैलिटी के ऊपर काम करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और उनके नाम हम उंगलियों पर गिन सकते हैं। सो वालिदैन के लिए भी ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो जब अपने बच्चे को किसी ख़ास तालीमी इदारे में भेजें तो वो और रिगार्डलेस ऑफ दिस कि वो सरकारी है या गैर सरकारी या नीम सरकारी, वो इंश्योर करें कि यहाँ का एकेडमिक पैटर्न क्या है। जैसा हमने भी शुरू में बात की कि इदारे का काम बच्चे के अंदर छुपी हुई स्किल्स को सामने लेके आना है, तो वो देखें कि क्या जो इदारा वो चूज़ कर रहे हैं वहाँ पर इन लाइंस पर काम हो रहा है, वहाँ बच्चों की कोई साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग हो रही है या नहीं, वहाँ बच्चों की साइकोलॉजिकल असेसमेंट हो रही है या नहीं, वो बच्चों की पूरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है या नहीं, क्या वो बच्चे को एक ऐसे इन्वायरमेंट में लेके चल रहे हैं जिस तरह का इन्वायरमेंट बच्चे को स्कूल या कॉलेज से निकलने के बाद मिलेगा।
क्योंकि अगर हम उनको क्लासरूम्स में एक आइडियल इन्वायरमेंट दे देंगे तो दुनिया का इन्वायरमेंट तो आइडियल नहीं है, तो हम उनको लाइफ स्किल्स सिखा रहे हैं या नहीं, ये एक अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने और हमारे वालिदैन ने खासकर, चूँकि आपने वालिदैन के रोल की बात की, तो महदूद कर दिया है तालीमी निज़ाम के आउटकम्स को नंबरों की हद तक। तो जब तक निज़ाम तालीम नंबरों की हद तक महदूद रहेगा, हम देखेंगे कि हमारे इदारे जो हैं वो सिर्फ अपनी पोजीशंस प्रोपोगेट करेंगे। सो अगर हमें इसके बियॉन्ड जाना है तो वालिदैन ने जो टारगेट इदारों को देने हैं, उन टारगेट्स में से एक लाइफ स्किल्स भी होगा। आप बड़े अच्छे नंबर लेके आते हैं लेकिन आपके अंदर टीम ओरिएंटेड नहीं है, आप बड़े अच्छे नंबर लेके आते हैं लेकिन आपके अंदर लीडरशिप स्किल नहीं है, तो आप रियल लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल पर्सन के तौर पर आगे नहीं जा सकते। तो उसके लिए आपको लाइफ स्किल्स पे काम करना है। सो पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने वाले इदारे चूज़ करें, ऐसे इदारे चूज़ करें जो रियल लाइफ लर्निंग करवा रहे हैं, ऐसे इदारे चूज़ करें जो बच्चे को मुकम्मल पर्सनैलिटी के ऊपर काम करें। और एक और चीज़ मैं इसमें ज़रूर चाहूँगा वालिदैन को रिक्वेस्ट करना कि वो ऐसे इदारे चूज़ करें जो बच्चों के अंदर कुछ एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारा बच्चा डिग्री लेने के बाद नौकरी ढूंढता है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने के बाद अगर कोई बच्चा जॉब ढूंढेगा तो आप देखें ना कि हम कहाँ खड़े हैं और किधर को जा रहे हैं। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखने के बाद अगर हम जॉब सीकिंग पे चले जाएंगे तो प्रॉब्लम है। तो हमें ऐसे इदारों को इनकरेज करने की ज़रूरत है और ये पेरेंट्स को समझाने की ज़रूरत है कि आपको डिमांड, ये आप मार्केट से जो डिमांड करेंगे, मार्केट वो डिमांड पूरी करना शुरू कर देगी। सो जब आप इस तवक्को के साथ किसी तालीमी इदारे में जाएंगे तो वो तवक्कुआत पूरी होना शुरू हो जाएंगी। तो ये साइड हमारी वीक है, इसमें मैं समझता हूँ कि मुझे अगर इजाज़त दें तो मैं वालिदैन को थोड़ा सा जिम्मेदार ठहराना चाहूँगा कि उन्होंने तवक्को ही नहीं रखी इन इदारों से, जिसकी वजह से इन इदारों ने उस पर काम ही नहीं किया। सो जब वालिदैन इस एक्सपेक्टेशन के साथ जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये फ्लॉ बड़ी हद तक दूर है। एक ये भी तो फैक्टर है ना कि यहाँ पे एक तो हम एजुकेशन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, देनी चाहिए एजुकेशन, बट एजुकेशन के बाद हमारे पास प्लान बी नहीं होता। अगर हम एक डिग्री कर लेते हैं, डिग्री करने के बाद हम कहते हैं कि हमें उसी फील्ड में जॉब मिलनी चाहिए, बट हम बहुत सारी जगहों पे देखते हैं कि उनके पास एजुकेशन लेने के साथ साथ वो बार्बर भी होते हैं, वो कारपेंटर भी होते हैं, बट यहाँ पे ऐसे शोबों को, ऐसी फील्ड्स में जाने को बहुत बुरा समझा जाता है। प्लान बी जी, मेरे अंदर अगर अल्लाह ने स्किल ये रखी कि मैं बार्बर बनूं। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आके फिर इसका हम आंसर लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम एजुकेशन पर बात कर रहे थे तो सर हमारे साथ मौजूद है। सर अच्छा, मैं प्लान बी की बात कर रही थी कि प्लान बी नहीं होता बच्चों के पास, और बच्चों ने कहना होता है कि इस डिग्री में अगर हमने काम किया है तो एजुकेशन हासिल की है तो हमें जॉब भी इसी फील्ड में मिलनी चाहिए, और जो हमने सोचा था जिस डिपार्टमेंट में होनी चाहिए उसी डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। अब दूसरा प्लान बी होता है, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट हर बच्चे के पास नहीं होती, तो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कुछ हमें ऐसे स्किल्स भी देनी चाहिए बच्चों को, और वालिदैन को भी समझना चाहिए कि कोई भी प्रोफेशन बुरा नहीं होता, चाहे वो बार्बर है, कारपेंटर है या कोई वेटर है। तो यूरोप में बहुत सारी जगहों पे देखने को ये मिलता है कि उनको दूसरी स्किल्स भी साथ में दी जाती हैं जो उनका बड़ा मेजर रोल प्ले करती हैं उनकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। पेरेंट्स पे सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रहते, वो अपनी फील्ड्स को, अपने प्रोफेशन, अपने फैसलों में काफ़ी आज़ाद होते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स एक ये बहुत बड़ी हर्डल क्रिएट करते हैं। अगर उनका बेटा कोई MSc MBA है, कहीं पे वेटर अगर वो बन के जा रहा है तो कहते हैं हमारी फैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। देखिए मैडम, एक तो हमें अगेन फिर वही बात है कि हैं तो स्टैटिस्टिक्स, लेकिन आप अपने आर्गूमेंट को जब तक स्टैटिस्टिक्स के साथ सपोर्ट नहीं करो तो तब तक वो उतना वैलिड लगता नहीं है। सो इंटरनेशनली स्टडीज़ ये कहती हैं कि जो बच्चे 3, 4, 5 साल की एज में इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं 70% मोर चांसेस हैं कि वो ज़िंदगी में कामयाब हों। अब वो इंडिपेंडेंट किसको कहते हैं? इंडिपेंडेंट से मुराद ये है कि वो अपने कपड़े खुद पहन सके, वो अपना खाना खुद खा सके, वो अपना बिस्तर खुद तय कर सके, वो अपने लेसेस खुद बंद कर सके, सो वो अपने कमरे की सफाई खुद कर सके, तो वो इंडिपेंडेंट है और वो इंडिपेंडेंट होने की तरफ जा रहा है। सो हमने कोशिश करके अपने बच्चों को जितनी जल्दी हम इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दें, उनको रियल लाइफ स्किल्स देना शुरू कर दें, उतने उनकी ज़िंदगी में कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं।
हम अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं कर रहे। आज भी आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा मुझे नहीं आइडिया, लेकिन आप गौर करेंगे तो वो स्कूल बैग जब गेट के आगे रुकती है गाड़ी जाके, तो वो एक ऑफिस बॉय या गार्ड निकाल के उसको अंदर तक छोड़ के जा रहा है। मोस्टली उनकी नैनीज भी लेके जा तो रही हम इंडिपेंडेंट नहीं कर रहे बच्चों को। जब हम इंडिपेंडेंट, आज भी अगर किसी जगह पे किसी क्लासरूम में बच्चा वही रैपर उठाते हुए पाया जाएगा जो उसने खुद फेंका है, तो हम उसको इशू बना लेंगे कि बच्चों से शायद सफाई करवाई जा रही है। सो हम बच्चों को इंडिपेंडेंट नहीं कर रहे। जब हम उनको इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे तो वो बहरहाल वो शाय फील करेंगे जिस वक्त वो रियल लाइफ में आएंगे। उनको बहुत सारे वो काम जो हाथ से करने हैं वो करते हुए वो हेजिटेंट फील करेंगे। आज भी किसी बच्चे ने मास्टर्स करके अगर कोई छाबड़ी लगा ली है तो हम उसको एक स्टोरी के तौर पे पेश करते हैं, काम करने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा, आपके सवाल का जो दूसरा एस्पेक्ट था ना प्लान बी, तो मैं समझता हूँ प्लान बी की ज़रूरत नहीं है। एक बच्चा अगर कारपेंटर बनना चाहता है तो दुनिया ने एजुकेशन को भी बड़ा फ्लेक्सिबल कर दिया है। दुनिया ने एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ही ये था कि बच्चा उसको एक टर्मिनल एजुकेशन के तौर पे यूज़ करे। हमने अनफॉर्चुनेटली उसको सिर्फ अभी तक कॉमर्स एंड आईटी तक महदूद रखा। अदरवाइज़ एसोसिएट डिग्रीज़ का मकसद ये था कि इंटरमीडिएट के बाद 2 साल की एक स्किल्ड सेमेस्टर प्रोग्राम बच्चा पढ़े और वो उसको इस काबिल बनाए कि वो ज़िंदगी में जो भी प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहता है डायरेक्टली वहाँ जाके इंडक्ट हो जाए। सो हमें ज़रूरत, और वो उस सक्सेसफुल कब होगा जब हम उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठ के अपनी इंडस्ट्री के साथ लिंक करेंगे। सो हम जब तक ये नहीं करेंगे इस तरह के प्रॉब्लम्स बहरहाल हमें नज़र आते रहेंगे। हम उसको जितना जल्दी कर देंगे उतना जल्दी हम वो गोल अचीव कर लेंगे जो आप कह रही हैं या आप चाह रही हैं। ओके अच्छा सर, थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस पे भी आ जाते हैं। कोविड के बाद एक बहुत बड़ा ये सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक जारी ही रह रहा है कि रिवायती क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस में, और बच्चों की बहुत ज़्यादा शिकायत भी होती है कि उनको फ़िज़िकल क्लासेस में वो ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं बजाय ऑनलाइन में, क्योंकि कभी जो बच्चे दूर दराज के होते हैं कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता है और इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी इतनी बेहतर नहीं है हमारी कंट्री में। तो फिज़िकल क्लासेस और ये क्या ऑनलाइन क्लासेस जो हैं ये सिर्फ वक्ती हल है? इसके 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। इसका एक इकोनॉमिक साइड है, इसकी एक सोशल साइड है और इसकी एक मेंटल साइड भी है जी। अगर आप देखें तो डिजिटल डिवाइड एक बहुत बड़ा इशू है ख़ासकर हमारे जैसे ममालिक के अंदर। सो इंटरनेट की प्रोविजन और गैजेट्स और डिवाइसेस की प्रोविजन आप देखें कि यकसा नहीं है। सो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये एक वक्ती हल तो है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर या बार बार, जैसा कि हमारे यहाँ अभी वॉर आ गई तो आप ऑनलाइन पे शिफ्ट कर दें, गर्मी ज़्यादा पड़ गई तो ऑनलाइन पे शिफ्ट कर दें, कोई और कुछ सिनेरियो करी पेंडेमिक को आ गया तो ऑनलाइन पे शिफ्ट कर दें। तो ये उसकी वजह से नुकसान ये हो रहा है कि 30-40% स्टूडेंट्स शहरों में भी, और जब हम गांव की बात करते हैं तो इससे बहुत बड़ा नंबर है जो रह जाता है और बहुत पीछे रह जाता है। लेकिन इसका एक दूसरा इम्पैक्ट भी है कि अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। आप रिमोट लर्निंग है कि आपको क्लासरूम में जब नहीं जाना और तो आप घर बैठे हुए पढ़ सकते हैं बैठ के और किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। तो इसके प्रोज भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं। अच्छा, इसके कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज भी इसके साथ रिलेटेड हैं कि जब आप प्योरली ऑनलाइन पे चले जाते हैं और आपका स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है तो हम देखते हैं कि बच्चों में स्क्रीन ऑटिज़म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्पीच डिलेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से हम उनके अंदर ADHD, जिसको हम अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सो अगर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो, लिमिटेड टाइम के लिए हो, सुपरवाइज्ड हो और ये इंश्योर कर लिया जाए कि तमाम बच्चों के पास इंटरनेट प्रोविजन भी है और यकसा है और गैजेट्स और डिवाइसेस भी हैं, तो फिर तो कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन जब तक ये सारी चीज़ें इंश्योर ना की जाएं तब तक ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और हम बच्चों के अंदर बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज़ भी देख रहे हैं इसकी वजह से, ख़ासकर छोटे बच्चों के अंदर। ओके अच्छा, बहुत ही सीरियस कॉन्वर्सेशन हमने की है एजुकेशन के ऊपर और फिर उसके ऊपर नेशनल इश्यूज़ के ऊपर भी की। अब थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन को लाइट करते हैं। हमारे साथ शकील बैठे हैं। शकील, बाबर के नाकदीन को बल्ले से जवाब मिला है, पेशावर ज़ल्मी को 5 साल बाद PSL फाइनल में पहुंचा दिया।
क्या कहेंगे? और क्रिकेट के शायकीन तो पाकिस्तान तो वैसे ही क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन है, तो इस तरह के जो मैचेस PSL होते हैं तो डेफिनेटली बहुत शौक से लोग देखते हैं। लेकिन जब PSL स्टार्ट होने लगा था तो हमने अपने शायकीन को खबरें दी कि इतने मैच मुल्तान में होंगे, इतने फ़लाँ जगह होंगे, इतने फ़लाँ जगह होंगे। तो हर जो क्रिकेट देखने का मतलब होता है शौकीन, वो अपने अपने प्लेयर्स को सामने रखता है। तो बाबर की फ़ैन फॉलोइंग आपके सामने ज़्यादा है, पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट भी उनकी वजह से मिल रही है। अब प्ले ऑफ चल रहा था, उसमें बाबर ने ऐसी कारकर्दगी दिखाई कि उसने अपनी जो एक फ़ैन फॉलोइंग थी उसके अंदर दोबारा से अपनी मोहब्बत जो है वो जगा दी है, क्योंकि एक तो सेंचुरी की और फिर पेशावर ज़ल्मी को एक ऐसा स्कोर दिया अपनी सेंचुरी के थ्रू जिसे इस्लामाबाद जो है वो पूरा नहीं कर सकी। तो ये लाइन बिल्कुल ठीक है कि पेशावर ज़ल्मी के बाबर आज़म ने बल्ले से जवाब दे दिया अपने नाकदीन को, क्योंकि बाबर बड़े टाइम से तनकीद में चल रहे थे। कुछ भी होता था बाबर ते पा दो, कुछ भी होता था बाबर ते पा दो। तो बाबर ने कल बड़ा अच्छा जवाब दिया है PSL के थ्रू। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है। अब वज़ीर आज़म ने कहा कि आप ना कि लाहौर में जो क्रिकेट शायकीन है वो स्टेडियम में आके मैच देख सकते हैं। मुल्तानी जो है वो आप शिकायत लेके बैठे हैं कि मतलब आपने पहले किसी को भी मैच देखने नहीं दिया स्टेडियम में जाके, अब लाहौरियों को मैच देखने दिया जा रहा है। साड़ा भी ख्याल करो, ठीक है। कुछ एक ये गिला भी चल रहा है। और ये अब दूसरे तो मैच देख सकते हैं, लेकिन इस पर जो बाकी क्रिकेट शायकीन हैं वो शिकवा गुनाह हैं कि हमें भी मैच देखने दिया जाए, क्योंकि हर कोई अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को अपने सामने देखना चाहता है। और आपको पता है स्टेडियम में बैठ के मैच देखने की एक वाइब्स ही अलग होती हैं। वाइब्स ही अलग होती है। अच्छा शकील, आप ये भी बताएं कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? अच्छा, मेरी फेवरेट टीम, मैं पहले मुल्तान सुल्तान को ही हमेशा सपोर्ट करता है, बनता है वो तो हमारी टीम है। दरमियान में मुल्तान सुल्तान जब फ़रोख्त हुई, उसका नाम तब्दील हुआ, तो बस हमारा तो दिल टूट सा गया था कि ये क्या हुआ हमारे साथ। लेकिन फिर इसका कम बैक हुआ, तुम तो मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। और रही प्लेयर्स की बात, तो प्लेयर्स में ऑफ कोर्स बाबर आजम के साथ, बाबर आजम के फैन हैं आप, लेकिन वो एक अलग टीम से हैं, लेकिन हमारी जो सपोर्ट और मोहब्बत उनके साथ सपोर्ट और मोहब्बत बाबर आजम के साथ है। डेफिनेटली पूरा पाकिस्तान उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। शकील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। और आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। नाजरीन, अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके नए मेहमानों से तारुफ करवाएंगे। अभी जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम एजुकेशन पे और जो इंटरनेशनल अफेयर्स थे उसके ऊपर बात कर रहे थे। अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे लेसन पे। एकदम से मुख्तलिफ गुफ्तगू आप सुनेंगे तो यकीनन आपको ये भी अच्छी लगेगी कि लेसन के फ़वाइद क्या होते हैं और कितना अहम किरदार रहता है इसका हमारी ज़िंदगी में। दूसरा, हम ऑटिज़म पे बात करेंगे। लेसन पे हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर हर्बलिस्ट हैं ज़ियाउद्दीन साहब। सर, वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच जी। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ हमारे साथ हैं शाइस्ता बानो, ऑटिज़म एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करेंगे ऑटिज़म के ऊपर। सर, मैडम वेलकम करते हैं आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सर, ये बताएं कि लेसन जो है उसकी बहुत ज़्यादा घरों में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, और ख़ासकर अभी तो मौसम भी है, बैसाखी के टाइम पे बहुत सारे लोग लेसन को काफ़ी सारा स्टॉक कर लेते हैं घर में लेके कि चलता रहेगा साल भर और हम इस्तेमाल करते रहेंगे। देखिए जी, बात ये है कि लहसुन हमारे किचन की सबसे अहम एक रेमेडी है, और इसके बगैर कोई खाना जो है वो तैयार नहीं होता। साथ साथ दूसरी बात ये है कि आपने बात की कि लहसुन इकट्ठा करके रख लेते हैं। लहसुन इकट्ठा करके रखने से एक फ़ायदा होता है कि वहाँ पर कोई जो है वो जरासीम उस घर में नहीं आते। अच्छा। जिस घर में ये लहसुन पड़ा हुआ हो, ख़ास तौर पे चूहे भी वहाँ से भाग जाते हैं। बाकी इसकी इंसानी सेहत पे जो है बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। हम मुख्तलिफ अगर जो है पैराए में इनसे बात करें तो दिल के बीमारियों पर इसका बहुत असर है। इस तरह ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, इस तरह आंतों की इन्फेक्शन को ठीक करता है, कान के दर्द और ऐसे प्रॉब्लम्स को ये ठीक करता है। तो इसको जिस तर्ज से भी हम लेंगे उसी हिसाब से ये आपको ज़िंदगी में इसका जो है इस्तेमाल बहुत अच्छा साबित होगा। लेकिन कहीं कहीं इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे ऐसे लोग जो मुसलसल मैदे के प्रॉब्लम का शिकार हों, जिनको अल्सर हो या मैदे का
में जो है कोई ज़ख़म वग़ैरह हो तो ऐसे लोगों को या आंतों में ज़ख़म हो तो उनको लहसुन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा एसिड होता है जो वो मज़ीद जाके उस ज़ख़म को जो है एक्टिवेट कर देता है और ख़राब करता है। इसलिए ऐसे लोगों को जो है जो मैदे का शिकार होते हों, जिनको मैदे की तेज़ाबियत और जलन अक्सर रहती हो, उनको लहसुन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, उनको नहीं करना जी। तो लहसुन जो है बाकायदगी से इंसान हमें जो है इस्तेमाल करना चाहिए। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या दिल के मरीज़ हैं, उन्हें तो अक्सर जो है डॉक्टर्स और हम जो है वो रिकमेंडेशन करते हैं कि सुबह जो है वो कम से कम देसी जो लहसुन की 2 तिरियां लाजमी चबा कर खाएं, तो ये खून पतला करता है। जब खून पतला होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कम होगा, कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देगा और दिल की नालियों को खोलेगा, तो दिल के प्रॉब्लम से भी काफ़ी हद तक जो है आपको फ़ायदा मिलता है। इसलिए इसका मुसलसल इस्तेमाल जो है वो बहुत अच्छा साबित होता है। हम होम्योपैथी के अंदर जो है इसको बहुत ज़्यादा ऐसे मरीज़ों में इस्तेमाल करवाते हैं जहाँ कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बड़ा हुआ हो या ट्राइग्लिसराइड बड़ा हुआ हो, तो विदिन ए 15 डेज कोलेस्ट्रॉल नॉर्मेलिटी की तरफ आ जाता है। इससे हमारी एक दवाई बनती है एलियम स्टाइवा। तो वो एलियम स्टाइवा जो है वो मदर टिंक्चर में दी जाती है और उसके देने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत तेज़ी से जो है नॉर्मल होता है और दिल के जो अटैक होने के या दिल की कोई प्रॉब्लम होने का जो शिकार होते हैं मरीज़, उससे वो बच जाते हैं। अच्छा। इसी तरह अगर आप ऐसे लोगों को कि जिनके जो है आंतों का मुसलसल मसला रहता हो, जैसे एच पायलोरी है, तो वहाँ ज़ख़म तो वो करता है, लेकिन ये एच पायलोरी का जो वो जरासीम है उसको किल करने में बड़ा इफ़ेक्टिव होता है और उससे जो है ये नॉर्मलाइज कर देता है। तो सर एच पायलोरी जो है उसको भी एक मैदे का ही तकरीबन मर्ज़ जी, है। मैदे का तो मसला है। उसमें मैदे में तो ये खाना फिर मना है क्योंकि ये वर्स करता है। देखिए, वर्स करता है, लेकिन कहीं कहीं फिर हमें जो है एक लेनी पड़ती है कि कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो उस जरासीम को मुकम्मल तौर पे किल करे। जहां हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं या दूसरी दवाएं इस्तेमाल करते हैं और कई कई दिन इस्तेमाल करते रहते हैं और वो फिर भी इफ़ेक्ट नहीं होती, क्योंकि ये जितने जरासीम बैक्टीरियाज होते हैं ये अपने ऊपर खोल चढ़ा लेते हैं और उस वक्त तक वो अंदर रहते हैं जब तक कि जो है उनको वो मेडिसिन का पता लग जाता है कि इतना अरसा इसका मेडिसिन है। जब वो मेडिसिन का असर ख़त्म होता है दोबारा खोल तोड़ के बाहर आ जाते हैं। लेकिन लहसुन वो आपकी मेडिसिन है या आपकी वो ग़िज़ा है कि क्योंकि इसे जब आप एच पायलोरी के लिए देंगे तो आप खाने में देंगे। अच्छा। ये नहीं है डायरेक्ट इसको नहीं लेंगे। डायरेक्ट लेंगे तो वो ज़ख़म को जो है वो ख़राब करेगा, लेकिन अगर खाने के अंदर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो उस बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पर किल कर देगा और उसके किल होने के बाद वो आपका प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अगर इसी के साथ हल्दी को मिला लिया जाए तो हल्दी जब मिला के इसको खिलाएंगे तो वो हल्दी उसके ज़ख़म को भी नॉर्मल कर देती है। आप अगर देखें हल्दी को तो ज़ख़्मों पे जब हल्दी को लगाया जाता है तो हल्दी ज़ख़्मों को ठीक कर देती है और दर्दों को भी नॉर्मलाइज कर देती है। उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होते हैं उसको ठीक करती है। जी, दूध में मिला के पीते हैं। इसीलिए जब आप देखें ना किसी का एक्सीडेंट होता है या कोई गिर जाता है तो उसे फ़ौरन दूध में मिला के इसलिए दी जाती है कि उसको पेन्स वगैरह ना हो और वो इन्फ्लेमेशन जो है जिस्म पे ना हो, क्योंकि गिरने से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, पेन किलर भी बेहतरीन है, इसी तरह ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो ये बहुत से काम। अच्छा सर, जो लहसुन है वो कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करता है, तो उसका बेहतर टाइम और कौन सा वक्त बेहतर है जिसमें उसको सुबह नाश्ते के दरमियान लेना चाहिए। अच्छा, नाश्ते के दरमियान लेना चाहिए, दिन में या रात में नहीं लेना? दोपहर में ले लें या सुबह नाश्ते, रात को ना लें।
क्योंकि रात को ये हजम बहुत मुश्किल से होता है। अच्छा, और रात को आप जो है सुकून से लेटे हुए होते हैं, मैदा उस हिसाब से काम नहीं कर रहा होता जिस तरह से करना चाहिए, इसलिए रात को लहसुन ना दें, सुबह नाश्ते के टाइम दें या दोपहर के खाने में दें। तो ये आप, क्योंकि दोपहर के बाद भी आप काम करते हैं, चलते फिरते हैं, आपका वर्क होता है, बॉडी वर्क चलता रहता है, तो इसलिए ये जल्दी हजम होता है और ये अपना इफेक्ट करता है जिसम। अच्छा सर, ये आर्टरी ब्लॉकेज को भी आप कह रहे हैं कि दूर करता है। दूसरा सर, अच्छा जो बीपी के देखिए, लासोना के नाम से एलोपैथी में भी कैप्सूल्स आते हैं, वो इसीलिए दिए जाते हैं कि जहाँ कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है उसको निकाल दें। ये खून को पतला करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, अंदर जमी हुई चीज़ों को साफ करता है। तो एलोपैथी में भी ये एज सच वैसे ही इस्तेमाल हो रहा है, वो कैप्सूल की शक्ल में हो रहा है। तिम में जो है वो डायरेक्ट खिलाया जाता है, होम्योपैथी में मदर टिंचर बनाकर खिलाया जाता है। तो किसी ना किसी तरीके से जो है लहसुन हमारी बॉडी का हिस्सा बना रहता है। अच्छा सर, जिनका जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर हाई होता है, वो लोग काफ़ी इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, फ़ायदेमंद साबित भी हो सकता है। सर, जिनका बीपी लो रहता है उनको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए? वो उनको लहसुन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। लहसुन जो सालन में उनके होता है वो तो है ना, क्योंकि सालन बगैर लहसुन के बनता नहीं है। और सालन में एक कितनी मिकदार डाली जाती है जितनी ज़रूरत होती है, कि वो इसलिए डाला जाता है कि अगर गोश्त है या कोई और चीज़ है उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती तो उसकी स्मेल को वो ठीक कर देता है, साफ़ कर देता है, और उससे जो है वो दूसरा उसके हज़म करने में जो है वो आसानियाँ पैदा करता है। तो वो इतना डलता है कि वो बहुत मामूली मिकदार में हर घर में थोड़ा हर एक के हिस्से में आता है, तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लेकिन प्रॉपर जो है जिस तरह हाई ब्लड प्रेशर वाले के लिए दिया जाता है तो वैसे नहीं देना चाहिए। नाजरीन, गुफ्तगू को हम यहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे। अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम लेसन के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, अभी थोड़ा मैडम शाइस्ता बानो की जानिब चलते हैं और उनसे जानते हैं कि ऑटिज़म क्या है। मैडम, ऑटिज़म क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? जी, आपने यूसरा 2 क्वेश्चंस किए हैं साइमल्टेनियसली। और सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आज आप लेसन के बारे में भी कॉम्बिनेशन आपने अच्छा बनाया, ऑटिज़म और लेसन का। लेकिन लेसन अपनी जगह पे है, उसकी अपनी अफादियत है, और जो ऑटिज़म है ये एक डिसेबिलिटी है। और ये जो पहले तो आप देखें कि लोगों को तो पता ही नहीं है कि ऑटिज़म क्या है। ठीक है जी, ये जो ऑटिज़म है, ये बच्चे जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, बस इन्हें ये न्यूरो डाइवर्जेंट होते हैं। अब बिल्कुल इन्हें ये आप ना कहें जी ये बच्चे डिसेबल हैं, हम कहेंगे ये डिफरेंट बच्चे हैं। हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, मैं इसको आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहूँगी कि हमारा हर बंदा जो हमारी इस वसीब का है, साउथ पंजाब का, समझे इस चीज़ को। चले सराय की अगर हम नहीं बोल रहे तो उर्दू में एक आसान उसमें बताऊंगी कि इनके सेल्स जैसे हमारे सेल्स जो हैं वो एक सीधे पड़े हुए हैं न्यूरॉन्स, इनके जो सेल हैं वो डिफरेंट है। तो ये बच्चे डिफरेंट हैं, तो हमने इन्हें डिफरेंट लेके चलना है। और इसके जो सिम्टम्स हैं, और ये हम कहते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, कि हर बच्चा, स्पेक्ट्रम का मतलब है कि जो बच्चे इस पे हैं वो हर बच्चा डिफरेंट है। जैसे देखिए मैं आप डिफरेंट है ना, तो ये बच्चे भी, इनकी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, इनकी अपनी वीकनेसेस होती हैं। और आज आपने मुझे ऑटिज़म एक्सपर्ट के हवाले से बुलाया है, तो कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे आई थ्रो अ लाइट ऑन दोज थिंग्स के जो सिम्टम्स हैं इसके क्या हैं। जो बच्चा आपका पैदा होता है 9 महीने का हो गया और उसके बाद वो आपके ना कुछ चीज़ के ना साइंस हैं, रेड फ्लैग्स जिन्हें कहा जाता है, कि वो अगर आप रेड फ्लैग्स देखते हैं तो उस पर आपको थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए कि मेरा बच्चा कुछ डिफरेंट है। अगर 9 महीने पे वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आप नाम बुलाते हैं वो आपको बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करता, और आपको ये फील होता है कि इसका जो हेयरिंग प्रॉब्लम है, इसका सुनने का मसला है, उसका सुनने का नहीं होता। फिर उसके बाद जब वो 12 महीने पे आता है तो वो कोई बैबलिंग नहीं कर रहा होता, 9 से 12 जैसे बच्चे बैबलिंग करते हैं, तो वो गू 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 वो नहीं कर रहा होता। तो आपको तवज्जो देनी चाहिए कि कोई लोग तवज्जो नहीं देते, हम कहते हैं चलें जी विद द पैसेज ऑफ टाइम ही ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद 16 जब महीने का बच्चा होता है तो वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पा रहा होता, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो बोलते हैं। फिर 24 महीने जब बच्चा 2 साल का होता है तो 2 लफ्ज़ भी नहीं बोल सकता, तो ये इसका आप क्या कहेंगे स्पीच डिले में ले आएंगे।
तो उसमें आप देखें, अच्छा उसके बाद इसके जो रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं जब थोड़ा सा बड़ा होता है, दोहराने का, अच्छा इसकी जो एक्सप्रेशंस होते हैं आप देखें, माँ बाप को ये देखना चाहिए, वो बड़े लिमिटेड एक्सप्रेशंस होते हैं, वो इतना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो इसका मेन जो, अब मैं नटशेल में कहूँगी कि इनकी कम्युनिकेशन का, इनकी इंट्रैक्शन का मसला होता है और इनके रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं। ये 9 जो साइंस मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बच्चा आप देखेंगे अगर हमारे घर में बच्चा है, एक खिलौना है, गाड़ी है, वो गाड़ी से नहीं खेल रहा प्रॉपर, वो उसकी किसी चीज़ से खेल रहा है, वो आपको अजीब लगेगा, उसके व्हील से खेल रहा है। अच्छा उसके बाद वो बच्चों के उसमें तो मौजूद है लेकिन वो बच्चों से नहीं खेल रहा, वो सीधा चला जाता है, इधर वापस आ जाता है। तो इन चीज़ों पे आपको तवज्जो देनी चाहिए, कहीं ना कहीं जाके आपको दिखाना चाहिए। पहले तो यहाँ पे हमारे मुल्क में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं, और फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस भी नहीं है। अगर अब सोशल मीडिया ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अवेयरनेस दे दी है, लेकिन लोग जो हैं, पेरेंट्स हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। और उसकी एक्सेप्टेंस की भी एक वजह, एक तो उन्होंने, जो हमारा बच्चा जब पैदा होता है तो हमारे ख्वाब होते हैं उसके बारे में, उसके बाद आपकी जो सोसाइटी है वो भी बड़ी स्टिग्मेटाइज करती है इन बच्चों को, नॉर्मल को भी करती है, नॉर्मल को भी करती है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कहीं जाते हैं ना शादी पे, सबसे पहले इतना दुल्हन बैठी होगी, कोई ना जी कोई ना, दुल्हन बड़ी काली आई आए, उधर पैर डिठे हैं, नीचे तो मेकअप आई, ये मैं अक्सर की मैं कहूँगी तो तले देखे हैं। मतलब हमारे बहुत ये डिस्क्रिमिनेशन भी है और बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी है, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, जजमेंटल बिहेवियर बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारे इस्लाम में तो ये चीज़ है नहीं। अगर हम कुरान मजीद को सिर्फ पढ़े ना और उसकी अरबी में उसकी तर्जुमा पढ़े तो काले को गोरे पे, गोरे को काले पे, कोई हम तो इसी काले और गोरे के चक्कर में ही रह जाते हैं। तो जहाँ पे डिसेबिलिटी की बात आएगी तो बेचारे पेरेंट्स का भी कसूर नहीं है, वो तो छुपाएंगे कि हम लेके चलेंगे तो वो कहे जी ये पता नहीं शायद किसी माँ बाप की गलती है जो ऐसा बच्चा पैदा हो गया। तो कितनी बड़ी, अनफॉर्चुनेटली ये कितना बड़ा एक सख्त जुमला है लोगों के लिए। तो पहले तो हमने इन चीज़ों को क्लियर करना है। और मैं जो अपने सफ़र का आगाज़ जब मैंने किया वो 2009 था। अच्छा। मैंने आई वॉज सिलेक्टेड एज अ सुपरवाइज़र। ये हमारे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम था बिटवीन द यूके एंड पाकिस्तान। तो वो हमारी टीम्स थी, तो आई वॉज सिलेक्टेड एज अ सुपरवाइज़र। तो जब मैं वहाँ गई तो फर्स्ट टाइम हमने वर्क प्लेसमेंट की मैनचेस्टर में विद ऑटिस्टिक एडल्ट्स। मुझे भी, मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे से पूरी दुनिया का एक्सपोजर है, सफ़र करती हूँ, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑटिज़म को इनकाउंटर किया। केम अक्रॉस ऑटिस्टिक एडल्ट्स। तो वो जो एक वर्क प्लेसमेंट थी वो पूरा एक सेंटर था ऑटिज़म के लिए। तो फर्स्ट टाइम मुझे ऑटिज़म का वहाँ पता चला, तो वहाँ हमने काम किया। उसके बाद जब व्हेन आई गॉट बैक टू पाकिस्तान तो मुझे लगा कि मेरे तो फ्रेंड्स में, फैमिली में, इतने डिस्टिंक्ट रिलेटिव्स में बहुत सारे लोग हैं ऑटिस्टिक, जिसका उसके बाद से हमारा ये सफ़र बाकायदा शुरू हुआ 2009 के बाद। अच्छा मैडम ये भी बताएं कि ये जो ऑटिज़म है ये पैदाइशी है या उसके बाद भी हो सकता है किसी नहीं को? ये होता तो देखिए इसमें एनवायरमेंटल भी है, इसमें जेनेटिक भी है, ठीक है, इसमें बहुत सारे चीज़ें जो है रीजंस काउंट करते हैं। लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर डायग्नोसिस ये नहीं है कि ये किस वजह से प्रॉपर होते हैं, लेकिन इसमें ये चार पांच चीज़ें मौजूद है। तो उस वक्त ये भी हो सकता है जब आपकी डिलीवरी है उस वक्त कोई कॉम्प्लिकेशन है, उसके जब आप प्रेग्नेंट है उस वक्त कोई कॉम्प्लिकेशन है, उससे भी, लेकिन ये एक पैदाइशी है। पैदाइशी जब बुनियादी वजूहात इसकी जेनेटिक्स हैं, जेनेटिक्स भी हो सकती है। चीज़ जो है वो जी जी कज़न मैरिज अगर आप कहें वो भी इसमें बहुत सॉल्व होती जी है। सॉरी मैं आपकी बात टोक रही हूँ, कज़न मैरिज है, लेकिन बात सुने, वेस्ट में इस वक्त 33 में से 33 बच्चों में से एक बच्चा जो है ऑटिस्टिक है, वहाँ पे कोई कज़न मैरिज नहीं है। मैं अभी यूएसए में मैंने खाक छानी है इसी काम के लिए, तो आप देखें वहाँ तो कज़न मैरिज है ही नहीं। तो हमारा ये है कि कज़न मैरिज है, कज़न मैरिज प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, ये ठीक कह रहे हैं। लेकिन अब फिर मैं ये सोचती हूँ कि जब वेस्ट में तो कोई कज़न मैरिज नहीं है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेशियो है, 33 बच्चों में से एक बच्चा है जो ऑटिस्टिक है। और उसके अलावा ये कोई इन 20 years टाइम ये 300% इसमें इंक्रीज हुआ है। ये पहले क्या था, 100 में से एक बच्चा होता था वहाँ पे, अब क्या है 2025 और 2026 की जो रेशियो जो उन्होंने अभी डेटा निकाला है तो उसमें 33 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक है। और यहाँ पे पाकिस्तान में
तो माजरत के साथ ना तो कोई डेटा है, ना कोई नेशनल रजिस्ट्रेशन है इन बच्चों की, वैसे भी इन बच्चों को पेरेंट्स छुपा लेते हैं, तो यहाँ पे तो मैं डेटा बता ही नहीं सकती कि कितने लोग और कितने बच्चे ऑटिज्म से अफेक्टेड हैं। यहाँ पे तो है ही नहीं कोई। अच्छा मैडम, कहीं ना कहीं थोड़ा स्क्रीन या मोबाइल फ़ोन भी इस चीज़ में किरदार अदा करते हैं? देखिए जी, मोबाइल फ़ोन अगर किरदार इतना नहीं अदा करता, लोग कहते हैं लेकिन नहीं। मैं अभी रिसेंटली बाहर गई हूँ और मैंने वही के खाक छान रहे हैं कि कहीं ना कहीं से बेहतर रिजल्ट, बेहतर से बेहतर काम हमें मिले, कि हम भी उसी फुट स्टेप्स पे चले। तो आप ये देखें कि अगर हम भी, जो हम लोग हैं, अगर आप देखें, मैं देखूं, ये देखें, हम स्क्रीन पे बैठते हैं 3-4 घंटे मुसलसल, तो हमारा दिमाग थकता है ना, ठीक है, उसके बाद हमारी आंखें भी थकती हैं, दिमाग, तो ये स्क्रीन अफेक्ट नहीं करता। लेकिन ज़ाहिर स्क्रीन पे बैठना कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन ये है कि इन चीज़ों के लिए जो ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं थोड़े से कम हो सकती हैं, थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है। स्क्रीन्स पे तो हम नॉर्मल बच्चे को भी मना करते हैं। अच्छा मैडम, ये भी बताएं कि कौन सी थेरेपीज होती हैं जो इनके लिए ज़्यादा मौसर साबित हो सकती हैं? देखिए, ये मैं आपको बताया कि ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये बच्चे डिफरेंट है, तो हमने इन्हें बेहतर करना है, इन्हें इंडिपेंडेंट करना है। अभी तक ऑटिज्म की कोई क्योर नहीं है, यूएसए में भी कोई क्योर नहीं है। हो सकते अगले 10, 15, 20 साल में कोई ना कोई आ जाए, लेकिन इस वक्त क्योर नहीं है। इन बच्चों को बेहतर करने में इस वक्त ABA जो थेरेपी है पूरी दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड है। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के इनके बिहेवियर को रेक्टिफाई करना, उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। मैडम, एक कॉलर लाइन पर हैं, कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं सबा मुल्तान से बात कर रही हूँ। जी जी। अच्छा, मैंने मैम से ये पूछना है कि मेरे भाई जो हैं वो मतलब मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं, मतलब मेरी जुदाई कितने तक बर्दाश्त नहीं करते, मैच्योर हैं, लेकिन वक्त के साथ वो काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग उसको मतलब अपने तरीके से हैंडल करते हैं। पर आजकल वो ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, ज़रा सी बात को गुस्सा कर लेते हैं। क्या कोई उनकी मेडिसिन होंगी? क्या मैम शायद को चेक करवाया जाए, या कि उनकी कोई थेरेपी है? क्या हम लोग क्या कर सकते हैं? क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं है, पहले वो उनके अपनी अम्मी अब्बू के साथ अटैच थे, अब भाई मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। तो टॉपिक बहुत अच्छा है, और मेरी खुद भाभी थी स्पेशल एजुकेशन में, तो वो ऐसे बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छा ट्रीट करती थी, उनकी डेथ हो चुकी है। और मैं इनसे ही पूछना चाहती हूँ कि आया हमें क्या करना चाहिए? मतलब दिन ब दिन हाइपर हो जाते हैं, यानी कि हर वक्त नहीं हाइपर होते, उनके मूड पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे से ज्यादा अटैचमेंट है और थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं होती अब। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या इनके चेकअप जरूरी है, कोई थेरेपी है, या हम लोगों को बाहर के मतलब उन्हें बाहर जाना पसंद है तो अक्सर बेसिक घर में ही होते हैं, वैसे मैच्योर हैं, हर चीज़ की तमीज़ है, लेकिन सम टाइम कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, थैंक यू, आपका क्वेश्चन आ गया। जी मैडम। जी, मैं ये कहना चाहूँगी, एक तो मुझे उनकी बिल्कुल हिस्ट्री नहीं पता, केस क्या है, उनकी एज क्या है इस वक्त, और जो हाइपर एक्टिव वो होते हैं वो हमेशा होते हैं या कभी कभार होते, तो उसके पीछे आप देखिए उस हाइपर एक्टिविटी के पीछे रीज़न क्या है। हर हाइपर एक्टिविटी के पीछे कोई रीज़न होता है, या उनका कोई सेंसरी इश्यूज़ है या क्या है, क्योंकि मुझे कोई केस हिस्ट्री नहीं पता। तो उसको देखें, और देखें अगर वो जिस तरह उनका ये मेल्ट डाउन होता है कि वो कह रही है कि हाइपर एक्टिव हो जाते, तो उसके पीछे उसका रीज़न देख के उसको थोड़ा सा वो करें, उसको रिजॉल्व करें। ये एक मुख्तसर है, क्योंकि मुझे तो उनकी कोई हिस्ट्री मालूम नहीं है ना, इस वक्त हिस्ट्री मालूम नहीं। अच्छा मैडम, ये भी बताएं कि जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं उनके लिए, जो खासकर पेरेंट्स हैं ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड होता है, वो उनके लिए क्या इकदाम घर पे करें जो उनमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सके? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, आपने तो किया, मुझे नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि आप इतना अच्छा क्वेश्चन करेंगी। बात सुनिए, जो बच्चे हमारे पास आते हैं या दुनिया में कहीं भी जाते हैं, तो उनकी जो थेरेपीज़ होती हैं वो 5 to 6 आवर्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द टाइम है उन्होंने पेरेंट्स के साथ गुजारना है। तो पेरेंट्स आर द बेस्ट जज एंड पेरेंट्स आर द बेस्ट टीचर्स। वो घर में बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की हिस्ट्री के ऊपर, उन्हीं की इंफॉर्मेशन पे तो हम सारे प्लान्स और सारी केस हिस्ट्री बनाते हैं। तो उन्हें ये चाहिए कि जो अदारों में काम हो रहा है उसको रिपीट करें घर में, क्योंकि इन बच्चों के लिए रीइंफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। रीइंफोर्समेंट एंड रीइंफोर्समेंट, क्योंकि इनका जो रिपीट जब जितना करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें उतनी बेहतर होंगी। और इन बच्चों का सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेली लिविंग स्किल्स बिल्कुल नहीं होती, ये टॉयलेट ट्रेनिंग इनकी नहीं होती। और ये देखिए,
ये ब्रश नहीं कर सकते, ये अपना हाथ नहीं उठा सकते, हाथ वॉश नहीं कर सकते, तो ये बड़ी चीज़ें उनमें लैक कर रही होती हैं। तो उनकी हमने प्रैक्टिस करवानी है कि कम से कम ये सोसाइटी का एक इंडिपेंडेंट मेंबर बन सके, इंडिपेंडेंट मेंबर बन सकें। अच्छा मैडम, ये भी थोड़ा सा बताएं ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले, जो ऑटिज़म के मुतालिक गलत तस्वुरात पाए जाते हैं हमारी सोसाइटी में, वो किस तरह के हैं? ये गलत तस्वुरात नहीं बल्कि स्टिग्मास हैं, ठीक है, वो बड़े ज़बरदस्त। ये जी ये तो पागल है, ये मेरे पास आते हैं कि बीबी ये बच्चा खुद ही बुलेंदा रहा है। ये मैं थोड़ी सी सराइकी इसलिए बोल रही हूँ कि मेरी जो मोहब्बत है ना वो साउथ पंजाब के साथ है, कि देखिए लाहौर, कराची, बड़े शहरों में फिर कुछ फैसिलिटीज़ हैं, लोगों को समझ भी है, लेकिन साउथ पंजाब में आप देखिए मेरे पास डीजी खान से बच्चे आ रहे हैं, कभी मतलब एक इधरखानीवाल से, कभी पूरा कवर हो रहे हैं। तो कम से कम अगर हम कुछ ना कर सकें तो पेरेंट्स को अवेयरनेस तो दें कि वो घर में बेहतर से बेहतर काम क्या कर सकते हैं। और जो हमने स्टिग्मास की बात की उसमें तो ये है कि लोग आते हैं जी ये खुद बुलेंदे ये कुछ जिन है। मैं मस्जिद दे मौलवी को गया उन्हें कि इन्हें तो मैं इलाज करे सा जिन कढ़े सा, तो इसको तो जिन है, क्योंकि और लोग पेरेंट्स भी मान लेते हैं कि खुद बोल रहा है। अच्छा, और फिर कभी कहते हैं जी इसमें इतनी ताकत आ जाती है कि चाचा, ये होते हैं उनका मेल्ट डाउन, उनका एक मेल्ट डाउन होता है जिस वक्त उन्हें कोई भी चीज़ ट्रिगर करती है तो बच्चों में इस वक्त इतनी एनर्जी होती है कि वाकई 2-4 लोग भी उसको नहीं संभाल सकते। तो उन्हें तो फिर ये होता है कि ये तो पक्की बात है जी इसमें जिन है, और जब हम तो जिन निकलवाने गए थे और वो बंदा जो है ना मार के बच्चों को बेचारा कहीं का नहीं रखता, उस मासूम बच्चों का। तो ये स्टिग्मास हैं, हमने इनको देखना है, वो हमारे बच्चे हैं, हमने उन्हें प्यार से, अगर उन्हें कोई मसला, नॉर्मल बच्चों को मसले नहीं होते, तो अगर उन बच्चे डिफरेंट है, उन्हें प्रॉब्लम्स हैं, तो वो हमने टैकल करने हैं। जो थोड़े से मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं, कोशिश की करें कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या हम एक्सपर्ट के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, बजाय ये जो पीर बाबों की तरफ हम जाते हैं। यहीं पे हम गुफ्तगू को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अभी हम जाते हैं ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हम ऑटिज़म पे बात कर रहे थे, अभी भी करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी लेसन पे भी बात कर लेते हैं। अच्छा सर, लेसन कच्चा खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है या पका हुआ? मोस्टली लोग तो पका हुआ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ज़रा उसकी स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। भी होती है, तेज़ाबियत भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कच्चा खाना ज़रा मुश्किल होता है। इसलिए हल्का सा अगर उसे फ्राई कर लिया जाए और फिर खाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कच्चे खाने से जो है उसके फ़वाइद और उसका रिज़ल्ट जो है हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। पके हुए से थोड़ी अफादियत कम हो जाती है। अच्छा सर, दूसरा ये भी साथ में मैं क्वेश्चन ऐड कर देती हूँ, ये भी बता दीजिए कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए कैसे है? उन्हें लहसुन कम खाना चाहिए। अच्छा, तो उनको कितनी मिकदार में? अच्छा, एक ये भी बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, कोई एक चीज़ हम बता देते हैं कि लहसुन खाना चाहिए या हल्दी, वो उसकी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, बहुत एक्सेस चीज़ की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, एक दिन में फिक्स करना चाह रहे होते हैं। ये हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा जो है फिनोमेना है वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, कि अगर एक डॉक्टर ने कोई मेडिसिन लिख दी है ना, तो डॉक्टर की एडवाइस वहीं पर रह गई जहाँ पर उन्होंने ली थी। बेशक उसने कहा कि 5 डेज या 7 डेज या 15 डेज इस्तेमाल करनी है, हम उसको छोड़ के फिर सारी ज़िंदगी के लिए उसे आपने जब तक दोबारा डॉक्टर को जो है हम विज़िट नहीं करेंगे, फॉलो अप नहीं करेंगे, हम खाते रहेंगे। इस तरह भी नहीं होना चाहिए। और ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा जो है वो काम चल रहा है कि एक कोई चीज़ बता दी तो फिर उसी के पीछे लग गए, भेड़ चाल चल रही है सो चल रही है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक हद तक, एक वक्त तक उस चीज़ की अफादियत रहती है, उसके बाद वो आपने नेगेटिव असरात करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और फिर जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो ये आपके कहने पे ऐसे यूज़ किया था और इतना अरसा हमने यूज़ कर लिया। भाई इतना अरसा तो मैंने नहीं कहा था, मैंने तो इतना अरसा कहा था। उसके बाद जब आप करेंगे तो वो आप खुद जिम्मेदार होंगे, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होते हैं। किसी भी चीज़ का एक्सेसिव लेना वो नुकसानदेह होता है। अच्छा, तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में डायबिटीज़ है भी बहुत ज़्यादा, वो कम मिकदार में लें, लेकिन लें ज़रूर, इसलिए कि उन्हें भी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो सकता है, उनके अंदर भी, और दिल के अमराज हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर अक्सर जो है डायबिटिक पेशेंट को होता है, तो वो लें लेकिन कम मिकदार में लें। अच्छा सर, ये भी बताएं कि जो लहसुन है ख़वातीन के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है?
ख़वातीन के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन ख़वातीन खाएंगी नहीं। अच्छा। ठीक है ना। इसके अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये ओबेसिटी को भी ठीक करता है। अच्छा, वजन कम लेकिन करने। हाँ, वज़न कम, लेकिन फिर इसके साथ दूसरी चीज़ें साथ मिलानी पड़ती है, जैसे लहसुन है, हल्दी है, कचूर है, और इनको मिला के, और अदरक है जिसे सौंठ कहते हैं, पिस जाए तो इनका एक पाउडर बना के अगर यूज़ किया जाए तो ये ओबेसिटी को काफ़ी हद तक कम करती है, मोटापे को कम करती है। लेकिन ख़वातीन ऐसा करने को जो है वो करती ही नहीं है। मैं यहीं पर मैंने इसी तरह नुस्खा मोटापे के लिए बताया था, तो कुछ अरसे के बाद 2 ख़वातीन मेरे पास आई। मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि कितना असर होता है। जी जी। तो मुझे कहने लगी कि जो आपने वो रोही टीवी पे बैठ के नुस्खा इस्तेमाल किया था, हमने वो किया, 1% का फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा। मैंने कहा ठीक है जी, बातें होती रही, मुझे पता चल गया बातों बातों में कि उन्होंने। वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम ऑटिज़म पर बात कर रहे थे, अब फिर थोड़ी सी लहसुन पे बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि किन लोगों में लहसुन के इस्तेमाल की एहतियात होनी चाहिए, उनको एहतियात करनी चाहिए? मैंने पहले भी गुजारिश की कि जो मैदे के प्रॉब्लम के शिकार लोग हैं उनको लहसुन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे बड़ा तो यही है कि जो मैदे के प्रॉब्लम का शिकार लोग हैं वो लहसुन कम इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे कच्चा लहसुन। अच्छा, पका हुआ लहसुन वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो एसिडिटी और वो तेज़ी नहीं होती जो ज़ख़म को जो है ख़राब करेगी। इसलिए वो पका हुआ लहसुन इस्तेमाल करें, कच्चा लहसुन ना इस्तेमाल करें। बाकी जो है वो हर एक लहसुन इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे से लेके बड़े तक। अच्छा सर, जो ज़्यादा मिकदार में लहसुन इस्तेमाल कर, थोड़े से लहसुन के हमने फ़वाइद बताया, तो लहसुन के साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ भी आ जाते हैं। बात ये है कि ज़्यादा लहसुन कोई खा भी नहीं सकता। अच्छा, इसकी स्मेल भी सर बड़ी स्ट्रांग होती है, उसको खत्म करने के लिए भी कुछ बताएं? इस वजह से उसकी स्मेल खत्म नहीं हो सकती। अच्छा, कोई ऐसा टोटका नहीं है? ऐसा टोटका नहीं है कि उसकी स्मेल खत्म हो जाए। हाँ, एक हल हो सकता है कि उसे खुश्क कर लें, खुश्क करके उसका पाउडर बना लें और किसी दूसरी मेडिसिन के साथ जो है मिला के दें, तो फिर उसकी स्मेल थोड़ी सी कम होगी। अगर डायरेक्ट देंगे तो उसकी स्मेल खत्म नहीं हो सकती। तो वो भी एक बड़ा मसले का सबब बनता है, जो लोग लहसुन का इस्तेमाल किसी के साथ फिर बैठना भी मुश्किल। इस दफा अब तो आपके पास जो है लहसुन पिसा हुआ आम मिल रहा है, जितना मर्जी ले लें और उसमें जो है कोई ना कोई चीज और मिला लें और उससे खा लें। अच्छा, उसकी स्मेल को वैसे इतनी स्ट्रांग होती है, सौंफ थोड़े से डाल लें तो उसकी स्मेल ठीक हो जाएगी। या थोड़ी सी इलायची, छोटी इलायची जो है पीस के डाल लें, उसकी स्मेल कम हो जाएगी। कच्चे लहसुन से कंपैरेटिवली जो उसका पाउडर मिलता है उसकी स्ट्रांग इतनी नहीं, वो भी तो कच्चा ही होता है ना, लेकिन वो खुश्क करके उसकी स्मेल खत्म हो जाती है। खुश्क होने पे काफी हद तक उसकी स्मेल कम हो जाती है। अच्छा, खुश्क होने से उसकी अफादियत भी उतनी रहती है, लेकिन पकने से अफादियत कम होती है। हाँ। अच्छा, पाउडर में नहीं होती? पाउडर में। ओके। अच्छा सर, थोड़े से उसके साइड इफेक्ट्स भी बता दें लहसुन के, ताकि हमारी ऑडियंस को मजीद इस हवाले से ज़्यादा पता। देखिए जी, अगर नॉर्मल मिकदार में खाएंगे तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जब ज़्यादा खाएंगे तो लामाला खून बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, और जब ज़्यादा पतला हो जाएगा तो प्रॉब्लम। अच्छा, इस पे कोई पेट खराब की शिकायत? पेट पे भी पेट खराब करता है, क्योंकि जब ज़्यादा आप मिकदार में लेंगे तो आपके जो है आंतों में खराश पैदा करेगा, आपके जो है हर वक्त जो है वो स्टूल पास होते रहेंगे, काम खराब होता रहेगा, तो इसलिए ज़्यादा मिकदार में नहीं लेना चाहिए। अच्छा, जिनका पेट खासा सेंसिटिव है वो लोग ज़रा एहतियात बरतें इस्तेमाल करने से। एहतियात के साथ। ओके ओके। अच्छा, अब मैडम आपकी तरफ आते हैं। ये जो ऑटिज़म वाले बच्चे होते हैं, तो ये बताएं कि इनके अंदर कोई ख़ास टैलेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें सुनने को मिलता है कि इस तरह के जो थोड़े से मेंटली स्पेशल बच्चे होते हैं उनमें कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर मौजूद होता है। कुछ एक्स्ट्रा ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जल्दी चीज़ों को पिक कर लेते हैं। बिल्कुल पिक करते हैं। अभी मैंने आपको कहा नहीं कि बड़ी स्ट्रेंथ होती है इसमें, इतना होता है कि अल्लाह ताला ने बैलेंस किया हुआ है ना, तो इनमें इतनी स्ट्रेंथ होती है कि अगर वो बच्चा पेंटिंग में अच्छा है तो ही कुड बी अ वेरी गुड पेंटर, अगर म्यूजिक में अच्छा है तो ही कुड बी अ वेरी गुड म्यूजिशियन, अगर उसकी कोई और स्किल्स है, अगर वो मैथ्स में किसी सब्जेक्ट में एक अच्छा है तो ही वुड ऑलवेज कंसंट्रेट ऑन दैट, और उसमें वो बहुत ही अच्छा उसकी मतलब वो एक्सपर्टीज होगी, तो उस पर आप वो स्ट्रेंथ्स पे उसकी तवज्जो दें, जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको पिक करें और उसके ऊपर काम करें। और यहाँ पे वो मुझे एक बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है, करो मेहरबानी अहले ज़मीं पे, खुदा मेहरबान होगा
शेबरी पे। तो फिर हमने जो अपने सफ़र का जो ये आगाज़ किया है, आप ये शायद सवाल ना पूछे, वो 2016 से है। और हमारे दिल में इन गरीब बच्चों के लिए बहुत था कि ये जो ऑटिज़म है, ये गरीब जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए तो बहुत बड़ा मसला है, उनकी अवेयरनेस, उनकी एक्सेप्टेंस और उनकी ट्रीटमेंट। तो हम, हमारा नाम नहीं लूँगी, लेकिन हमारा अदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इन बच्चों के लिए स्पेशली जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके माँ बाप के लिए एक्सेप्टेंस, उनके बाप के लिए अवेयरनेस और उनके लिए ट्रीटमेंट्स हम कर रहे हैं। और आज 10 साल हो गए। अच्छा मैडम, ये भी बताएं कि एक तो जो सबसे ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है जी। हमारी सोसाइटी में, बहुत सारे लोग, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया, कि पीर बाबों की तरफ जी, चल पड़ते जी। हैं कि इसको शायद जिन्नात हैं जी, या कोई जी, साया जी, है। बिल्कुल। तो कौन से एक तो इक़दामात भी दोबारा बता दें, पेरेंट्स करें और पेरेंट्स सिम्टम्स से अंडरस्टैंड कर सकें कि बच्चे को अब मदद की ज़रूरत है, हमें किसी साइकेट्रिस्ट के पास या किसी बिल्कुल। ट्रेनर के पास ले जाने की ज़रूरत है। इसको थोड़ा ब्रीफली बताएं। जी जी, इसको ब्रीफली यही बताऊंगी जी कि बच्चों को ये ना देखे कि बच्चों के ये खुदा न खास्ता पागल बच्चा है, या इस बच्चे के ये प्रॉब्लम्स अगर आ रहे तो जिन का मसला है। ये अब अवेयरनेस आ गई है, सोशल मीडिया हमारा है, तो हर बंदा तो सोशल मीडिया पे देख ही रहा है चीज़ों को। तो वो बच्चे को ऑब्जर्व करे कि अगर बच्चे में इस तरह की कोई चेंजेस आ रही हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये सिम्टम्स है, रेड फ्लैग्स आ रहे हैं, बच्चा बोल नहीं रहा, बच्चा आपकी आवाज़ पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, उसका रेपिटेटिव बिहेवियर है, वो आपकी कोई भी चीज़ को रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार नहीं है, तो देखें, हो सकता है कि वो फ्लैग्स उधर ही कंट्रोल हो जाए, उन्हें वो कौन सी जो थेराप्यूटिकल इंटरवेंशन दी जाए, क्योंकि 2 से 3 साल की उम्र बेस्ट एज है, 3 साल की, क्योंकि वो पर्सनैलिटी उसमें डेवलप हो रही होती है। तो उस वक्त अगर आप कहीं भी ले जाएं, यहाँ अदारे बिल्कुल फुकदान है, साउथ पंजाब में कोई इतने अदारे पूरे मुल्क में भी अभी नहीं है, अभी हो रही हैं चीज़ें। 26 करोड़ अवाम है और यहाँ पे इतनी ये डिसेबिलिटी है, ये ऑटिज्म है, सेरिब्रल पॉल्जी, डाउन सिंड्रोम्स, कि आपके पास डेटा ही नहीं है, आपको इर्द गिर्द हर तरफ डिसेबिलिटी नजर आती है। तो पेरेंट्स देखें कि ये कोई खुदा न खास्ता जिन का मामला नहीं है, ये कोई इस तरह के नहीं है, ये देखें कि बच्चे के क्या मसले मसाइल आ रहे हैं। अगर पेरेंट पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर भी वो समझ सकते हैं कि मेरा बच्चा कुछ डिफरेंट कर रहा है, वो आम बच्चों की तरह नहीं है। तो जब उसे फील हो कि कुछ चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं, तो वो आए, जहाँ जो अदारे चले हैं, जो भी छोटे मोटे सारे कम अदारे हैं, उनमें आए तो सही। वो आते भी नहीं जो है। ज़्यादातर देहात के इलाके होते हैं, विलेज के लोग होते हैं, वो इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर पाते। अभी शहर वाले जो हैं उनको सोशल मीडिया तक एक्सेस है, अगर सोशल मीडिया तक विलेज वालों को एक्सेस भी है तो वो इतना ज़्यादा समझ नहीं पाते चीज़ों को कि ऑटिज़म क्या है, हमें इसकी मदद कैसे लेनी चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। उनके लिए सबसे बड़ा मसला ज़्यादा बनता है, ख़ासकर जो अनएजुकेटेड मदर्स होती हैं। जी, आपका क्वेश्चन ठीक है, लेकिन इसमें ये कहूँगी कि हम तो 10 साल से इस पे काम कर रहे हैं, ऑटिस्टिक बच्चों के साथ, सेरिब्रल पॉल्जी, डाउन सिंड्रोम। शहर के लोगों के साथ भी मसले हैं, आपके शहर के पेरेंट्स हैं वो भी अंडरस्टैंड नहीं करते। अगर वो एक्सेप्ट कर भी लेते हैं तो बाकी जो फैमिली है ना, द रेस्ट ऑफ द फैमिली, वो नहीं अंडरस्टैंड करती। आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो नहीं करते, वो कहते नहीं जी हमारे टाइम में भी कुछ नहीं था, ऐसे थे बच्चे, ये ठीक हो जाएंगे। इन द मीन टाइम बहुत सारे साल इसी में गुजर जाते हैं। तो सिर्फ ये देहात का मसला नहीं है, शहर का मसला भी साथ है। तो पेरेंट्स को भी अवेयरनेस होनी चाहिए, इसको एक्सेप्ट करें, और हमारी सोसाइटी को भी एक्सेप्टेंस हो कि वो इन बच्चों को एक्सेप्ट करें। क्यों नहीं हम लोग एक्सेप्ट करते कि ये बच्चे डिफरेंट है, इनको हमें साथ लेके चलना है। हमारी सोसाइटी के माइंडसेट को भी तो हमने चेंज करना है। तो वो आपके जैसे आप सोशल मीडिया पे हैं, तो इसी पे हम लोगों ने अवेयरनेस देनी है और सोसाइटी को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। यकीनन आपने हमारे आज का प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा होगा और आपने लर्न किया होगा आपकी ज़िंदगी में, या किसी के लिए आप आसानी ज़रूर पैदा कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए। अभी तक रोही एट10 से युसरा बलोच को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।